Hello and welcome to the Alliance Education's channel. Today, we'll be beginning with the 11th State Board section of English Grammar. Our first topic on the table is kinds of sentences. This being the first lecture of the lecture series, I would want you guys to pay a lot of attention to this one. The basics are very important. And please understand that grammar counts for 15% of your examination marks. And of course, it is going to be very beneficial for you your lifelong. So earlier in our lectures of the 10th standard, we have paid attention towards what the types of sentences are. In this lecture series, we'll be paying attention to the kinds of sentences. Both of them are very separate topics, so please pay a lot of attention. In a refresher course, the types of sentences are listed as follows. Assertive sentence is a sentence ending with a full stop, in which any kind of information is provided. एक इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो क्वेश्चन मार्क से एंड हो, जिसमें हम किसी को कोई सवाल पूछते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें हमारी फीलिंग्स प्रकट करने का जरिया देता है. An imperative sentence is basically an order. A negative sentence has some or the other form of a negative word in it, any auxiliaries of no or any such words. An optative sentence is a request. Now, these sentences have been categorized based on their purpose. हमारा उस सेंटेंस को बोलने का रीजन क्या है, वजह क्या है, हम क्यों वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, इन सब से हमको पता चलता है कि इनकी कैटेगरी टाइप्स में क्या आएगी. Whether the sentence is going to be assertive, interrogative, exclamatory or whatever, right? But एक सेपरेट कैटेगराइजेशन भी इन सब के लिए फॉर्मुलेट हुआ है जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस का ढांचा कैसे बनाया गया है, सेंटेंस किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ है, उस पर बेस हम कैटेगराइजेशन करते हैं. और वो इसलिए मैटर करता है बिकॉज उससे आपकी स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन पता चलती है. आप जिस तरीके से भी कम्युनिकेट करते हो उससे आपका सेंटेंस कितना कॉम्प्लेक्स है, आसान तरीके से बोला गया है, आपने किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करके बोला है, ये सब हम जज कर सकते हैं. इसलिए इनकी स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैटेगराइज the kinds of sentences into 3 categories, be it being simple, compound and complex. अभी simple, compound and complex हम काफी बार सुन चुके हैं. उनका dependence clauses पे होता है. these are the kinds of sentences. आपको बहुत बार कभी कभी गलती से ये भी सुनाई पड़ेगा कि types of sentences होते हैं 3, simple, compound and complex. Well, they are not entirely wrong. Like I said, the categorizations are separate. 2 तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं, एक बेस्ड ऑन पर्पस एंड वन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. जो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं ये स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होते हैं, और क्योंकि वो स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होते हैं हमें इनका स्ट्रक्चर प्रॉपरली लिखना बहुत जरूरी होता है. राइट? तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे इस लेक्चर सीरीज में. बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू पे अटेंशन टू इन दिस एंटायर लेक्चर सीरीज, द बेसिक फंडामेंटल. ये बात पे ध्यान दीजिएगा कि एक सेंटेंस का सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होना 2 चीजों पे बहुत डिपेंडेंट होता है, जो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. नाउ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दीज 2 एंटिटीज फॉर्म द बेसिस ऑफ योर एजुकेशन ऑफ ग्रामर ऑन अ वेरिड लेवल. बहुत सारे पॉइंट्स में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में इनका समावेश या फिर इनका जो बोलते हैं हम इनको इंक्लूड करते हैं. राइट? So to understand every aspect of grammar very well, आपका subject and object इस चीज का basis clear होना बहुत important होता है. So let's move on. Subject and object क्या होते हैं? Broadly जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमको समझ में आया था कि किसी भी सेंटेंस में 2 किस्म की कैटेगरीज होती हैं. एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मतलब जिस बारे में सेंटेंस बोला गया है, और प्रेडिकेट उसका बाकी बचा हिस्सा. कैटेगराइजेशन बहुत सिंपल था. बट अब प्रेडिकेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ऑब्जेक्ट. राइट? तो अभी व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ डज अ सेंटेंस वर्क. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रामर की इस लेग में हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है. तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? देयर इज अ सब्जेक्ट एक एक्शन कर रहा है
और वो हो जाती है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे एरो का डायरेक्शन देखिए, ये आपको बताता है कि सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट फिर बाद में एक एक्शन किया, एंड एक्शन कहाँ पे गई, तो ऑब्जेक्ट पे गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अलग अलग जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं वो काफी काम में आते हैं। What is a subject? A subject can be basically anything, any noun or a pronoun which dominates the sentence. Dominate the sentence का मतलब ये रहा कि यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हमें इतना समझ में आ जाता है कि सेंटेंस इन्हीं के बारे में, क्योंकि वो सेंटेंस उनके बारे में है, दे आर प्रोडोमिनेंट इन द सेंटेंस। सेकेंड जो पोर्शन हम एक्शन का कह रहे थे, वो क्या होता है, इट्स अ वर्ब। वर्ब्स हमने पढ़ा आर एक्शन वर्ड्स विच डिनोट की कौन सी एक्टिविटी हुई है किसी चीज पे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वर्ब नेसेसरी है सेंटेंस में होना, राइट? इसलिए कंसिडर इट लाइक अ लाइफ प्लॉट ऑफ अ सेंटेंस। जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम बताए सामने वाले को कि इंफॉर्मेशन इस तरीके से हुई, इवेंट ऐसा हुआ, इंफॉर्मेशन में जो आपको देना वो उस इवेंट के बारे में है, ऐसे हुआ है वो। तो इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और वर्ब का, बट द वर्ब इज एसेंशियल। अब जैसा सब्जेक्ट एक नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, वैसे एक ऑब्जेक्ट भी कुछ भी हो सकता है, एनी नाउन और प्रोनाउन विच इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, जिसपे वो एक्शन हो रही है। वर्ब का जो मतलब होता है, वर्ब का मतलब किस पे अप्लाई जाके होता है, ऑब्जेक्ट पे। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ही पेंट्स पोस्टर्स। यहां पे मैंने बोला सब्जेक्ट है ही, विच इज अ प्रोनाउन, because he is performing the action. Paints is the verb which expresses कि action क्या है, मतलब क्या हुआ, हुआ क्या exactly, और posters वो object है जो उस पेंट वाली action को receive कर रहा है। Now you must be aware that we have two main categories of verbs called the transitive and the intransitive verbs. इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं हमारे वर्ब के लेक्चर सीरीज में, बट आप प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में नॉर्मली आएंगे वो ट्रांजिटिव किस्म के आएंगे। ट्रांजिटिव किस्म के सेंटेंस वर्ब के आ जाने से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जितना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उतनी आइडेंटिफिकेशन उसकी इजी हो जाएगी। क्लियर सो फार? Understanding the different relationships between different parts of the sentences helps us in identifying correct grammar. अगर हम करेक्ट ग्रामर अचीव करना चाहते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम इनकी सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स की रिलेशनशिप स्टडी कर सकें। Let's look at a few examples of sentences and we try to identify the subject and objects. You can have a look. You can even pause the screen right now and go through them in taking your own time. Examples are the cow ate the leaves, the serpent swallowed the mouse whole, I have planted the seeds yesterday itself, when did he arrive, I have started my car already, they stopped the bus, he sleeps soundly. These are a few sentences. I've tried taking a mixed bag, मतलब उनमें हर किस्म के sentences हैं। अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे इनके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसा आप देख सकते हो फर्स्ट सेंटेंस में द काउ इज द सब्जेक्ट, काउ सब्जेक्ट नहीं है। अगर वो आर्टिकल के साथ में आए हैं, पजेसिव प्रोनाउन के साथ में आए हैं, तो हम उनको उसी तरीके से लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, द काउ, वर्ब क्या है, द पास्ट टेंस ऑफ टू ईट विच इज एट, एंड द ऑब्जेक्ट इज लीव्स। एक्शन काउ ने की, एक्शन खाने की हुई, और खाने की एक्शन किस पे हुई, लीव्स पे। सिमिलरली द सर्पेंट स्वॉलोड, स्वॉलोड मतलब निगल जाना, और माउस, पास्ट टेंस ऑफ टू swallow इज swallowed। हमारे एक थर्ड एग्जाम्पल में प्रोनाउन आया है। पहले दो कॉमन नाउन्स थे, अभी जो आया है वो एक प्रोनाउन है आई। यहां पे प्लांटेड इज द वर्ब एंड सीड्स, द सीड्स आर द ऑब्जेक्ट। इंटरेस्टिंगली इन द एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने एक सवाल पूछा है, व्हेन डिड ही अराइव। अराइव का मतलब आना होता है, वो कब आए। यहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेंशन, इसलिए अराइव इस सेंटेंस में एक
intransitive verb है. We can say that, and the subject being he and the verb being arrived. The fifth example is I started my car. अब यहां पे आप ध्यान देंगे कि मैंने ऑब्जेक्ट में my car लिखा है, ना कि car. Why is this important? This is going to be very important to us when we come to the category of active and passive voice. Similarly, आपको बाकी दो एग्जाम्पल्स भी करके दिए गए हैं. इन्हीं से जुड़ा एक और सब्जेक्ट है कि अप्लाइंग द रिलेशनशिप रूल्स करेक्टली टेल्स अस इन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो सीबीएसई करिकुलम में बहुत जल्दी आ जाता है, बट हमारे बोर्ड्स की करिकुलम में भी इस चीज का समावेश किया गया है. आई वांट यू गाइस टू गो थ्रू द एग्जांपल्स वेरी प्रॉपर्ली, अंडरस्टैंड कि आप जो सेंटेंसेस बोल रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, उनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पे वर्क करता है. ऐसी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा. Now we'll understand the SVO, which is the subject verb object. उनको करेक्टली कैसे समझा जा सकता है. हाउ कैन यू नेवर गो रॉन्ग इन दिस. द फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहले आप जब भी सेंटेंस देखेंगे तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस में नाउन्स और प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करके रख लेंगे. क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बहुत बार हम प्रोनाउंस को या फिर अलग कैटेगरी के नाउन्स को ओवरलुक कर देते हैं. फिर आती है बारी, हम प्राइमरी वर्ब की तलाश करेंगे. जैसे swallowed इज अ प्राइमरी वर्ब, राइट. बट अगर ऐसे वर्ब्स हमारे पास में सेंटेंस में नहीं रहे तो हमें ध्यान देना है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ऐसे जो वर्ब्स होते हैं वो भी वर्ब्स का काम करते हैं और उनका भी सेंटेंस में रहना इंपॉर्टेंट है. फिर हम देखेंगे कि वर्ब के मतलब के हिसाब से डूअर कौन है, और वो डूअर रहेगा हमारा सब्जेक्ट. डूअर का मतलब होता है जिसने एक्शन की, और उसी के हिसाब से फिर हमको क्या मिलेगा, रिसीवर. रिसीवर जिसके ऊपर एक्शन हुई. और ये बात हमको ध्यान में देनी है कि एक से ज्यादा वर्ब्स हो सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस. सो ट्राई एंड rehearse and evaluate for yourself in whatever sentences that you read कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है. Once you get this straight very well, this is going to be of crucial importance in a variety of topics that we're going to study in grammar. Next up in our lecture series is effect of subject numbers. अगर एक सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, और इसी के साथ में हम पढ़ेंगे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स के आइडेंटिफिकेशन का तरीका और उनका मतलब. So stay tuned for it and practice, practice, practice. I'd like to take this opportunity to announce that admissions are now open in Alliance Educations for both the classroom and the online programs. The benefits are stated right here. You'll be getting online video lectures, notes, worksheets, weekly online tests and quizzes. आपका evaluation आसान हो जाएगा, और इसी के साथ में हम complete support और guidance provide करते हैं वीडियो कॉल पे. हमारे explanations to the point होते हैं, exam oriented होते हैं. Our contact details as well as our social media handles are given on the screen. You can take a screenshot of this segment, post it on a story with the hashtag Digital Alliance, and we'll feature you in our stories. Our contact details are given on the screen, and if you require the lectures PDF or the worksheets or any kind of homework PDFs, please don't hesitate to contact us on the given numbers. Last, please learn, grow, and together. Do not forget to show your support to us by liking this video. Thanks for watching.